हेलो टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। कितने से कितने पीरियड तक? वो 1757 से 1850, 1757 से 1857 तक। इसमें मेन ईयर है 1757, क्योंकि इसी में हुआ था एक वॉर जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होने के पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स। और इसके बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद इनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी। जब इनके पास पॉलिटिकल पावर आई तो ये लोगों ने क्या किया कि ये लोग एक्सपेंड करने लगे और डोमिनेट करने लगे इंडिया को। जब डोमिनेट करने लगे इंडिया को तो यहाँ के जो प्रिंसली स्टेट थे इनके पॉलिसी से खुश नहीं थे। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे जमींदार खुश नहीं थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चलती रही और ये डोमिनेट करते रहे। ऐसा नहीं है कि 1757 से 1857 में कोई रिवॉल्ट नहीं हुआ या फिर कुछ चीज़ें हुई नहीं, कुछ मूवमेंट्स नहीं चले। कई मूवमेंट्स चले थे। अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे सपोज आप जानते होंगे फेमस मूवमेंट्स, ट्राइबल्स मूवमेंट्स, पीजेंट्स मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट चले थे। बट इसको ब्रिटिशर्स ने इजीली सप्रेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी छोटे से एरिया में होते थे जिसको इनको डोमिनेट करना आसान होता था, सप्रेस करना भी बहुत आसान होता था। आइए कॉजेस देखते हैं क्या थे 1857 के कॉजेस। सबसे पहले अगर हम कॉजेस की बात करें, पॉलिटिकल कॉजेस देखने को मिलता है। पॉलिटिकल कॉजेस में है देखने को मिलता है हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये आया था 1848 में, जिसको लाने वाले थे डलहौजी। डलहौजी क्योंकि जो डलहौजी थे उनका मेन ही मोटिव था कि ब्रिटिश को एक्सपेंड करना इंडिया में। तो ये क्या किए थे इन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाए थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर ये होता था, इंडिया में पहले चला आ रहा था कि अगर कोई राजा या फिर रानी, उनका कोई बेटा नहीं है जो कि राजा को रिप्लेस करे, तो वो लोग क्या करते थे, एक किसी को अडॉप्ट करते थे जो कि उत्तराधिकारी आगे चल के बनेगा। लेकिन जब डलहौजी आए 1848 में तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई राजा या फिर रानी का कोई बेटा नहीं है तो वो ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे कि किंग्स यहाँ के काफी नाराज थे, कोई खुश नहीं था। अगला हमारा था इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज जब का ऐसे हुआ कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद इनके पास जब पॉलिटिकल राइट्स आए तो इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे, हाई टैक्सेस लगाने लगे, जमींदारों को एक्सप्लॉइट करने लगे, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी होती गई और जब वो नहीं कर पाते थे तो उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था। तो ये था इकोनॉमिक कॉजेस। सोशल कॉजेस में देखें तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि हम अच्छे हैं, हम सुप्रीम है, तुम लोग खराब हो, इंडियंस बेकार है, इंडियन चीप है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करते थे। वेस्टर्नाइजेशंस को लेके आए कि जो भी वेस्ट की चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, इधर की चीज़ें तो बेकार हैं। फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट में, क्योंकि चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, फिर वहाँ से इंपोर्ट करा के चीज़ों को सस्ते दाम में बेचते थे जो कि मशीन से बनी रहती थी। तो यहाँ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इनके पास फिर जो ये हैंड से चीज़ें बनाई जाती थी उनके पास भी कोई काम नहीं होता था। धीरे धीरे चीज़ें खत्म होती चली जा रही थी। ये था सोशल कॉजेज। अगर हम अगला कॉजेज देखें जो कि था रिलीजियस कॉजेज, उसमें था ग्रीस कार्टेज इशू इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स। हुआ यह था कि जो ब्रिटिश आर्मी ने 1857 में नया कार्टेज यूज़ किया था। नया कार्टेज यूज़ करने का एक पर्पज़ था, क्योंकि जो पुराना वाला कार्टेज हुआ करता था उसमें एक दिक्कत थी। उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें मॉइस्चर लग जाता था। तो जो नया वाला कार्टेज था, ये सपोज कार्टेज था सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये जो ऊपर वाला पार्ट था यहाँ पे एनिमल फैट लगाए जाते थे। एनिमल फैट लगाने की से ये हेल्प मिलती थी कि उस पर मॉइस्चर नहीं लगता था और जो काटे रहता था वो सेफ रहता था। लेकिन जो इसमें एनिमल फैट थे वो किसके हुआ करते थे? लार्ड और टैलो के। लार्ड का मतलब होता है सुअर की चमड़ी, और जो टैलो होता है उसमें कैटल, बफेलो वगैरह इंक्लूड होते हैं, उनकी स्किन का यूज़ किया जाता था। तो ना इससे हिंदू सोल्जर्स खुश थे, ना ही मुस्लिम सोल्जर्स खुश थे, क्योंकि उसको दांत से
उसको खींचना पड़ता था। तो हुआ ये कि जो 19 नेटिव इन्फेंट्री थी बहरामपुर में, जो 19th नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ये गन को नहीं यूज़ करेंगे। रिफ्यूज़ करने की वजह से ये वाले 19th नेटिव को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर एक और बटालियन होती है 34th बटालियन। कहाँ पे? बराकपुर में। बराकपुर में 34th बटालियन इन्फेंट्री होती है, जिसमें से कि एक सोल्जर जो थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने मेजर को गोली मार दी। मेजर को गोली मारने की वजह से 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो धीरे धीरे ये रिवॉल्ट और तेज़ी से बढ़ता गया और धीरे धीरे ग्लोबली हुआ, सॉरी इंडिया तक ये पूरा फैला। आई होप आपको रिलीजियस मैटर समझ में आया। अगर हम बात करें रिलीजियस की, तो ग्रीस कार्टेज इशू इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। एक्चुअली हुआ क्या था, 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया था, जो था कार्टेज। जो इसमें एक फीचर था, जो इसका कार्टेज हुआ करता था ना, उसका जो टॉप लेयर होता था वो एनिमल फैट से बना था। एनिमल फैट से बना था। एनिमल फैट से बनने के कारण क्या होता था, जब इसका जो खोलना होता था ना, उसको दांतों से पकड़ खींचा जाता था। इसलिए एनिमल फैट का यूज़ किया गया, क्योंकि जो पहले के कार्टेजेस होते थे उसमें मॉइस्चर लग जाती थी। जब मॉइस्चर लगने की वजह से क्या होता था कि जो कार्टेज होती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो ब्रिटिश आर्मी ने इसको नए कार्टेज को इंट्रोड्यूस किया था कि ऊपर का जो रहेगा उसमें एनिमल फैट लगी रहेगी। अगर हम इसको जब खींचेंगे तो अंदर का जो मॉइस्चर रहेगा वो सेफ रहेगा और हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो यूज़ होते थे वो लार्ड और टैलो का यूज़ किया जाता था। लार्ड का मतलब होता है सुअर की चमड़ी, और जो टैलो होता था उसको बोलते हैं कैटल, शिप या फिर बीफ की जो चमड़ी होती है, इसको लोग यूज़ करते थे। इससे हमारे जो इंडियन आर्मी वाले थे, हिंदू मुस्लिम, वो खुश नहीं होते हैं। तो सबसे पहले 19 नेटिव इन्फेंट्री जो है वो पीछे हटती है कि हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर क्या होता है कि वेस्ट बंगाल में एक बटालियन होती है 34th बटालियन। 34 वेस्ट बंगाल में बराकपुर इन्फेंट्री होती है। उसमें एक सैनिक जिनका नाम था मंगल पांडे, वो अपने एक मेजर को गोली मार देते हैं। मेजर को गोली मारने की वजह से उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। इसकी वजह से ये धीरे धीरे और तेज़ी से बढ़ता गया। आइए अगर हम अगले कॉजेज़ की बात करें, जो कि था मिलिट्री कॉजेज़। इसमें ये था कि जो सैलरी थी वो बहुत लो दी जाती थी इंडियन सोल्जर्स को, जबकि जो ब्रिटिशर सोल्जर्स थे उनको सैलरी हाई दी जाती थी, और जबकि इंडियंस को काफ़ी कम दी जाती थी। आइए देखते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट जो 1857 में था। उसमें सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने क्या बोला था, वॉल ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने क्या कहा था, नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड नेशनल रिवॉल्ट। लॉरेंस सेले ने क्या बोला था, मेरे स्पॉय म्यूनिटी। आउटरम एंड टेलर ने क्या कहा था, हिंदू एंड मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट एंडिशन। अगला हम देखें एसन सेन ने क्या कहा था, व्हाट बिगेन एज अ फाइट फॉर अ रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक। जेम्स आउटरेन ने क्या कहा था, अ मोहम्मदन कॉन्स्पिरेंसी मेकिंग कैपिटल ऑफ हिंदू ग्रेवियंसेस। ठीक है। टी आर होलमेस ने क्या कहा था, ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशंस एंड बर्बेरियन। मेडले ने क्या था, ब्लैक और वाइट स्ट्रगल। डेस ने क्या कहा था, रिलीजियस स्ट्रगल, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस स्ट्रगल। ये सारी चीज़ें थी जो कि रिवॉल्ट में जो नेचर थे उसमें सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव थी, सबने अलग अलग अपने अपने स्टेटमेंट्स थी। आइए अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई थी 1857 में, उनको देखते हैं। जो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट किसने लिखी थी, सैयद अहमद खान ने लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी, 1909 में लिखी गई थी, ये वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। द स्पॉयम्यूनिटी ऑफ रेवोल्यूशंस 1857 आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी। सेवन रेबेलियंस इन इंडियन कम्युनिटीज किसने लिखी थी, एस.बी. चौधरी ने लिखी थी।
रेवोल्यूशंस ऑफ 1857, अ सिम्पोजियम किसने लिखी थी? पीसी जोशी ने लिखी थी। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी क्वेश्चंस जो भी मैंने लिखे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में, ये सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको याद करिएगा। आइए अब देखते हैं सबकी ओपिनियंस क्या थी 1857 को लेके। सबसे पहले देखते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने क्या कहा था? आईएनसी इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। ठीक। तिलक ने क्या क्या कहा था? जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट। ओके। अगला था बिपिन चंद्र पॉल ने क्या कहा था? आईएनसी प्लेइंग विथ बबल। जीके गोखले ने क्या कहा था? लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी इन्होंने कहा था। अगला हम देखें जॉर्ज मामीशन ने क्या किया था? सिचुएशंस एंड द डबल साइडेड कैरेक्टर। इन्होंने ये बात कहा था। ये कहा था द टेंथ ने क्या कहा था? कांग्रेस एज अ प्योरली हिंदू सोसाइटी। ये कंप्लीट हुए हमारे 1857 के रिवॉल्ट। ये हैंड रिटेन नोट्स हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।